तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्य लगातार वैक्सीन की किल्लत का दावा करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने की मजबूरी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि अब नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीन की कमी से जुड़े बयानों को न सिर्फ निरर्थक बताया है, हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान लोगों में घबराहट पैदा करने के लिए दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए वैक्सीन की किल्लत के दावों को खारिज किया है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई राज्यों में कोरोना रोधी टीके के कथित तौर पर कमी होने का हवाला देते हुए बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि सिर्फ जुमले हैं, टीके नहीं हैं। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया है कि जुमले हैं, वैक्सीन नहीं है। कांग्रेस नेता ने जो खबर साझा की है उसमें कहा गया है कि कई राज्यों में टीकों की कमी है, हालांकि केंद्र सरकार ने इससे इनकार किया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया है कि टीकों की कमी और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से भाजपा सरकार जनता के घाव पर नमक रगड़ रही है। तीसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने पूर्व सहयोगी और अब मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा और बिकाऊ तक बता डाला है। हाल ही में नागरिक विमान मंत्री बनाए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए बघेल ने कहा है कि उन्हें एयर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी दी गई है और वे खुद भी बिकाऊ है। आपको बता दें कि नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा है कि वो एयर इंडिया को बेचने जा रहे हैं और मंत्रालय संध्या को दिया गया है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है, दोनों ही बिकाऊ है, एक की नीलामी होगी और दूसरे को इसे बेचने की जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि सिंधिया राजघराने के वारिस ज्योतिरादित्य को महाराष्ट्र में महाराज कहकर भी पुकारा जाता है। चौथी बड़ी खबर, अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान को भारत ने लगाई फटकार, कहा भविष्य वो नहीं हो सकता जो अतीत था। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग अफगानिस्तानियों के सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में शांति की प्रक्रिया जारी है और हम अफगानियों को झुकने नहीं दे सकते। उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया का जल्दी अमल में आना सबसे जरूरी है। दोहा, इस्तांबुल और मॉस्को में हुए समझौते के आधार पर हमें आगे बढ़ना होगा। पांचवी बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध है और ये असमानता को घटाने पर केंद्रित है। मोदी सरकार ने कोर्ट में ये भी कहा है कि इससे हिंदुओं या अन्य समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं का आधार धर्म नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दायर अपने हलफनामों में कहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय में असमानता को कम करने, शिक्षा के स्तर में सुधार करने, रोजगार में भागीदारी दिलाने और खामियों को दूर करने पर केंद्रित है। छठी बड़ी खबर, जहां कोरोना नियम टूटे वहां लगा दिए जाए लॉकडाउन, गृह मंत्रालय का राज्य को आदेश। जी आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों में उमड़ रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाए। आपको बता दें कि गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए लेटर में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ का भी जिक्र किया गया है। सातवीं बड़ी खबर, 15 जुलाई को यूपी के पूर्वांचल में पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे तो वहीं पश्चिमी यूपी में असदुद्दीन ओवैसी। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बाद पहली बार पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी चुनावी थर्मामीटर लेकर अपने लोगों के बीच होंगे। उनकी कोशिश मुसलमानों के बीच ओवैसी फैक्टर का जानना है। आपको बता दें कि आखिर विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का माहौल क्या रहेगा, इसे जानने के लिए उन्होंने जबरदस्त रणनीति तैयार की है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का ये दौरा एक तरह से पश्चिमी यूपी में उनके चुनाव प्रचार की शुरुआत है। अपने इस दौरे में वो मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही संभल में वो दोपहर में नमाज भी अदा करेंगे। आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वादा और इरादा यूपी को बिहार बनाने का है। आपको बता दें कि जहां विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की शानदार जीत हुई थी, एमआईएम के 5 नेता विधायक चुने गए थे। असदुद्दीन ओवैसी इसी कामयाबी को यूपी में दोहराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस बार नारा भी बदल लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बार के चुनाव में MY नहीं A to Z समीकरण चलेगा। MY मतलब मुस्लिम यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एक साथ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। और यकीनन जैसा कि अनिल साहब ने कहा कि
एक रीजनेबल प्राइस रखकर कम से कम पैसों में इंशाअल्लाह ताला इस अस्पताल में यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है कोविड का, तो फिर यहाँ पर उसका इंतजाम किया गया है। और अगर इंशाअल्लाह नहीं आएगी तो भी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको जरूरत पड़ेगी वेंटिलेटर की, उनके इलाज के लिए यकीनन मैं समझता हूँ कि ये बहुत फायदेमंद रहेगा। और अगर मेरा हाफिजा सही है तो आज से कई साल पहले मैंने यहाँ पर अपने एमपी फंड से भी यहाँ पर मेरे ख्याल से डायलिसिस का एक मेरे एमपी फंड से ये हॉस्पिटल यहाँ पे ये इस हॉस्पिटल को आपके मलकपेट में कहीं दिया नहीं मालूम है। बहरहाल खैर ये बड़ा अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। और अनीस साहब, अगर आपको एमपी फंड, मेरे पास अभी लेटर आया है कि हैदराबाद एमपी फंड में अभी मैं इतने करीब 80 लाख या 1 करोड़ का प्रपोजल दे सकता हूँ। तो अगर आपको जरूरत है तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए। और किस चीज के लिए जरूरत है इक्विपमेंट, अगर मेरे पहले मालूम होता तो मैं पहले बोल देता था। मुश्ताक से कंफर्म किया मैं, तो वही मुश्ताक ये बोले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जो एमपी लैट के इम्प्लीमेंटेशन की वजारत है, उनके पास से ये खत आया कि अभी 1 करोड़ के मैं प्रपोजल दे सकता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप बताइए और क्या आपको चाहिए इस अस्पताल को मजबूत करने के लिए। और इंशाल्लाह हमारा फोकस यही होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। इसीलिए जब मजलिस ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग की तामीर की बात की तो बहुत से लोग तनकीद किए कि आप पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग की जरूरत है। और जो लोग इसको मजलिस पर तनकीद करने का एक बहाना बना रहे हैं, वो सरासर उनकी नाइंसाफी है। वो उस्मानिया हॉस्पिटल के हालात से वाकिफ नहीं है। वो कभी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाकर इलाज ना करवाए, ना उनको मालूम वहां के हालात क्या हैं। मैं पिछले 26-27 साल से, जब से 94 में अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजल व करम से अवाम ने मुझे बहैसियत रुकन असेंबली चारमीनार मुंतखब किया, मैं उस्मानिया को देख रहा हूँ और दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। नई बिल्डिंग की जरूरत है।